हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम वेव ऑप्टिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने जो पहला पार्ट इसका जो पढ़ा था उसके अंदर बहुत कुछ अच्छे से डिस्कस किया था कि हम कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज वेव एंड व्हाट इज ऑप्टिक्स। सो इसके बारे में हमने बहुत सी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। वेव फ्रंट, वेवलेट्स, यंग का जो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में भी हमने डिटेल में ये सब कुछ पढ़ा है। ओके, सो टुडे वी विल cover the remaining portion of the wave optics. Okay, so today the basic concept is we have to study, that is diffraction of light. So first we will study the definition of the diffraction of the light. इसमें बच्चों होता क्या है कि कोई सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन साथ में ही ये है कि जो डिफ्रैक्शन है उसमें किसी कोने से टकराकर लाइट उस जगह भी स्प्रेड आउट हो जाती है जहां उसकी शैडो बननी चाहिए। इसका रीजन और इसके कंसेप्ट के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, diffraction of light. Let's start. First, the definition. The phenomena of bending of light around the corners and the encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacles is called diffraction. बहुत बढ़िया सी सुंदर सी कहानी बन गई यहाँ पर, इसको समझते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। यहाँ बहुत सारा एक बेसिक कंसेप्ट अपना बदलना होगा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हम हमेशा किस चीज की बात करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, और आई कैन से रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। रेक्टिलिनियर जो मोशन होती है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना। लाइट का बेंड होने का मतलब है कि अब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात छोड़ दीजिए आप, राइट। लाइट बेंड भी हो सकती है अराउंड द कॉर्नर्स। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कॉर्नर्स कैसे होने चाहिए? कॉर्नर्स होने चाहिए शार्प। कैसे कॉर्नर्स होने चाहिए? शार्प कॉर्नर से ही लाइट का डिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। शार्प कॉर्नर्स होने चाहिए। एंड द एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट, लाइट का वहां स्प्रेड आउट होना। कहां पर? विद इन द ज्योमेट्रिकल शैडो। जैसा ऑब्स्टेकल होगा उस तरह की शैडो बनेगी, लेकिन भाई ओपेक ऑब्स्टेकल है तो उसकी शैडो बननी चाहिए। उस शैडो वाले एरिया में लाइट का फैल जाना ही डिफ्रैक्शन है, राइट। नाउ वी विल just a minute. Now we will see the how the diffraction take place. यहाँ मैंने एक स्लिट ली है, यहाँ पर एक स्लिट है, और इस स्लिट से होकर यहाँ मैंने एक स्क्रीन लगा दी है। तो यह किस तरह हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए। यहाँ क्या होगा, जब इस स्लिट के ये कॉर्नर्स है, स्लिट है तो 4 कॉर्नर हो गए। यहाँ ये जो अंदर वाला कॉर्नर है, यहाँ से इस तरह की स्क्रीन पर यहाँ पर शैडो बननी चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर इस तरह की शैडो बननी चाहिए। अब इसमें डिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, ये लीजिए। लाइट जो है इस शैडो वाले एरिया में यहाँ पर एक्स और वाई प्लेस पर एंटर कर गई। लाइट का शैडो वाले एरिया में एंटर कर जाना, स्प्रेड आउट हो जाना, डिफ्रैक्शन होता है। उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, करेक्ट। तो स्लिट के जो अंदर के दोनों जो कॉर्नर्स थे, शार्प कॉर्नर्स थे, वहां से लाइट डिफ्रैक्ट हुई, डिफ्रैक्शन हुआ लाइट में, और यहाँ पर इस इलाके में वो जो शैडो वाला एरिया है इसके अंदर वो एंटर कर गई, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। नाउ वी विल सी द अनदर एग्जांपल, दैट इज ऑब्स्टेकल। अब की बार हम ऑब्स्टेकल से कर रहे हैं, स्लिट से नहीं। तो ये इस तरह का यहाँ पर एक शैडो बननी चाहिए, करेक्ट। यहाँ इस तरह की शैडो बननी चाहिए, ये जो शैडो बनी है। लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन कब होगा, जब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट है यहाँ पर इस जगह एंटर कर गई है। यहाँ एक्स और वाई दो प्लेसेस पे
जो शेडो का ज्योमेट्रिकल पोर्शन है वहां पर एंटर करके इसने शेडो की जो विड्थ है उसको कम कर दिया है और लाइट आ गई है यहाँ पर, राइट, लाइट रेज ने अपना स्प्रेड आउट हो गई। तो ये जो फिनोमिना है, क्योंकि लाइट यहाँ से इस तरह स्ट्रेट में जानी चाहिए थी, बट स्ट्रेट में जाने के बजाय यहाँ से लाइट बैंड हो गई, है ना। उसने इस कंसेप्ट को ही बदल के रख दिया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द रेक्टिलिनियर पाथ, करेक्ट। चलो, एक्स और वाई जो जगह है वो रीजन ऑफ डिफ्रैक्शन है, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट से जो लाइट का डिफ्रैक्शन होता है इसको हम स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, ये यहाँ पर सिंगल स्लिट ले ली, यहाँ सामने मैंने स्क्रीन ले ली और थीटा ले रहा हूँ मैं 0। ये यहाँ से जब सोर्स इन्फिनिटी पे है तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। इसके बारे में हमने पिछले उसके अंदर बढ़िया से एक्सप्लेन किया था कि यहाँ ये जो सोर्स कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो इस वजह से यहाँ पर जो वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर हमें मिलेगा। अब स्लिट से यहाँ से ए और बी दोनों से इसका डिफ्लेक्शन होगा, किस एंगल पे होगा ये हमें पता है। इसको मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है ना, 12 इक्वल पार्ट्स में स्लिट को बांट लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दूंगा। कन्वर्जिंग लेंस लगाने का फायदा क्या है कि जितनी भी यहाँ से डिफ्रैक्शन से या किसी और वजह से यहाँ जो लाइट रेज के जो टुकड़े होंगे वो कन्वर्ज होकर इस स्क्रीन पर आ जाए, अदरवाइज तो वो आगे चले जाएंगे, राइट, है ना, वो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं स्क्रीन तो लगानी है, वहां पे इसको कन्वर्ज तो करना पड़ेगा ना लाइट को, जितनी भी लाइट रेज है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ इसकी फोकल लेंथ पे मैंने लगा दिया है, क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी इसकी फोकल लेंथ पे, यानी इस फोकस जो फोकल प्लेन है इसका जो फोकस है इसी प्लेन पे कहीं ना कहीं है, तो इस यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो कन्वर्जिंग कर रहा है ये बिल्कुल सीधा सा लगाया हुआ है, यहाँ पर इस एंगल के कोई किसी प्रकार का कोई एंगल नहीं है ना, और कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर बिल्कुल इसके स्ट्रेट पे लगाया हुआ है, और यहाँ से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो 0 डिग्री पर हो रहा है। इसका मतलब कोई डिफ्रैक्शन यहाँ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, हम केवल सेंटर की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह है, तो सीधी लाइट रेज है सामने की साइड में कन्वर्ज हो जाएगी ओ पर जाकर, डिफ्रैक्शन नहीं हुआ बिल्कुल भी यहाँ डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। थीटा मैंने कितना ले लिया है, 0 डिग्री। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। यहाँ जो स्लिट और स्क्रीन के बीच में है कैपिटल डी, जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी से डिनोट किया है, और इसके साथ ही जो ये स्लिट की विड्थ है, स्लिट कौन सी है, ए बी, इसकी जो विड्थ है इसको लिया है हमने, इस विड्थ को ले लिया हमने, क्या ले लिया है, डी ले लिया, क्या ले लिया इसको, डी, स्मॉल डी। तो द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज टेकन एज कैपिटल डी and the width of the slit is taken as a small d। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। The wavelets from single wavefront reach the center O on the screen in same phase and hence interfere constructively to give central or primary maximum, यानी bright fringe। इसको अगर हम डिटेल में दोबारा समझने की कोशिश करें तो ये जो वेवलेट्स आएगी सिंगल वेवफ्रंट की, ये सीधी की सीधी कहाँ जाएगी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे चली जाएगी जो कि O है, और वहां पर किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिससे कि वहां पर सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा या प्राइमरी मैक्सिमम बनेगा, दोनों कुछ भी कह सकते हैं। साथ ही वहां पर एकदम से ब्राइट जो है फ्रिंज वहां पर बनेगी। कहने का मतलब ये है कि वहां पर हमें मिलने वाली है सबसे तेज इंटेंसिटी की यहाँ पर फ्रिंज मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, अब अगर मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा एंगल लेता हूँ θ1, देखो θ1 में मैंने क्या किया है कि स्लिट को 2 इक्वल हाउस में, 2 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। ये जो आपकी स्लिट ये पोजीशन बेसिक वैसे ले ली, 12 मैंने ले ली, प्लेन यहाँ पर अपन जानते हैं वेवलेट्स वेवफ्रंट है ना, और 12 वेवलेट्स यहाँ पर हमें मिल जाएगी।
इसको मैंने बांट लिया अपने हिसाब से, और थीटा वन इस तरह लिया है, थीटा वन जो है वो ऐसे लिया है। ये देखो इसको थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा कर दिया है ताकि कोई एंगल पे ये चला जाए, दैट इज थीटा वन, है ना। और ये थीटा वन इतना है, मैं आपको बता दूं, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था कि यहाँ पर सेंटर पे कैसे बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब ये थीटा वन इस तरह होता है, यहाँ मैंने ये 2 में ही क्यों बांटा, 3 में क्यों नहीं बांटा, ये 12 में बांटा है तो 2 क्यों ले रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि यहाँ पर जो थीटा वन वो इस तरह लिया हुआ है कि इसके अंदर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा हो जाए। क्लियर? ये जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए आप लोग, दैट विल बी लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना है, बी एन, दैट इज लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस हो गया ना, ए पर 0 है, प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ पर भी था तो ऐसा कैसा यहाँ आया, लेकिन इस एंगल पर डिफ्रेक्शन होने की वजह से दोनों के बीच में ए और बी में अब पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। और यहाँ पर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 0 to 6 एंड 6 to 12, दो हिस्सों में इसको मैंने बांट दिया। अब ये मान लीजिए पी पर जाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिंज बनती है, हमें ये देखना है कि यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर हम इसको डिस्कस करें तो बच्चों इसको देखिए, यहाँ से द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एट एन एंगल थीटा वन सच दैट बी एन इज लैम्डा। इस तरह एंगल थीटा वन बनता है कि बी एन कितना हो जाए, लैम्डा हो जाए, एंड रीच द पॉइंट पी वन द पेयर्स 06172839। इसका मतलब समझ रहे हैं, 06 का मतलब 0 to 6, तो 0 to 6 कितना हो गया, 6 हो गया ना, तो 12 पार्ट में से 6 यानी लैम्डा बाई 2, हाफ डी बाई 2, हम ये भी कह सकते हैं डी बाई 2। ये पूरा अगर कैपिटल डी है तो 0 to 6 कितना हो जाएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। 1 to 7 again 6 parts are there, so again we will observe the d by 2 length, 2 8 again, 3 9, 4 10, 5 11 and 6 12, so the difference is 6 units, 6 parts are there, so we can say that the slit is divided in 2 equal parts, okay, जो कि हमने शुरुआत में इमेजिन किया था। अब होगा क्या, यहाँ पर ये इंटरफेयर कैसे करेंगे, ये डिस्ट्रक्टिवली करेंगे। दोनों जो ऊपर करेगा वो वैसा का वैसा ही नीचे होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दो पार्ट है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 की पूरी कहानी आपने पढ़ी थी जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, करेक्ट। ये लैम्डा बाई 2 जो है इसके अंदर अगर पाथ डिफरेंस इतना आएगा टोटल, अगर इसके बीच में आपसे क्या बात हुई अभी कि यहाँ पर ये जो थीटा वन हमने ऐसा लिया है कि बी एन की वैल्यू लैम्डा हो जाए, तो दो हिस्सों में जब मैंने इसको बांट लिया तो यहाँ पर ये लैम्डा बाई 2 मिल गया इसको, है ना, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, तो दोनों डिस्ट्रक्टिवली ये इस इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाई 2। और इससे क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, यानी जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे हमें यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी, मिनिमम मिलेगा, और ये फर्स्ट होगा। ये देखो प्राइमरी तो ये ब्राइट मिल ही गया अपने को यहाँ पर, अब यहाँ पर पहला डार्क मिलेगा अपने को P1 पे, और ये कब मिलेगा, जब ये बी एन लैम्डा हो और इसकी वजह से यहाँ पर पाथ डिफरेंस सेंटर पे क्रिएट हो जाए लैम्डा बाई 2। ठीक, चलो आगे चलते हैं, शायद समझ में आ गया कुछ। अगर यहाँ पर समझ में नहीं भी आया, ये देखो ये डार्क लिखा हुआ आगे, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इस बार आ जाएगा क्लियर, क्योंकि यहाँ हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जब हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। एक साथ देख लीजिए, इसको अलग अलग हम पढ़ेंगे तो समझने में दिक्कत आएगी। मैंने एक एंगल थीटा 2, अब डिफ्रैक्शन हो रहा है थीटा 2, डिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, डिफ्रैक्शन ये हो रहा है थीटा 2, थीटा 2 इस एंगल पे, और ये थीटा 2 इस तरह लिया हुआ है कि जो बी एन है, क्या आपका जो बी एन है वो कितना हो जाए यहाँ पर
bn हो जाए 2 लैम्डा। bn 2 लैम्डा होने से क्या फायदा मिलेगा अपने को, जो ये स्ट्रेट वे पाथ है यहाँ से 0.6 नंबर जो ये रे आ रही है जो कि सीधी बिल्कुल इसके सामने है, किसके, सेंट्रल पॉइंट के सामने है। यहाँ पर हमें जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा लैम्डा, और ये लैम्डा से क्या होगा अपने को, क्या मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को, है ना। ये देखो इसको क्या मिल जाएगा, कैसा होगा, अगेन डार्क। अरे लैम्डा आएगा तो फिर दोबारा भी डार्क फ्रिंज ही तो बनेगी यहाँ पर। तो जब डार्क फ्रिंज बनेगी तो यहाँ पर P2 पे हमें सेकंड मिनिमम मिलेगा। फर्स्ट कहाँ मिला था, P1 पर, जो अभी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को सेकंड। क्लियर, एकदम क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट हमें मिला था प्राइमरी या ब्राइट सेंट्रल पॉइंट पर, फिर उसके बाद हमें ये मिल गया था यहाँ पर डार्क फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पर सेकंड सेकेंडरी मिनिमा दैट इज अगेन डार्क P2 पे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, the wavelets from the single wavefront diffract from at an angle theta to such that Bn is 2 lambda and reach the point P2. The pace 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8। इसके बारे में ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, यहाँ इन पेयर्स में मत उलझो। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 आएगा कहीं जहां पर भी, वहां पर क्या होगा, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वहां पर किस तरह की फ्रिंज बनेगी, डार्क। तो यहाँ पर सब जगह कैसी बन रही है, लैम्डा बाई 2 का आ रहा है ना, 0 to 3, 1 to 4, यहाँ सब जगह लैम्डा बाई 2 आ रहा है। इस 2 लैम्डा के कारण, तो इसके कारण यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है, हमें मिनिमा मिल रहा है। मिनिमा का मतलब इंटेंसिटी दैट इज 0। इंटेंसिटी 0 होगी तो वहां डार्क होगी, लाइट नहीं होगी। अब मैं ले रहा हूं θ1 डैश। अब देखो हम ओड नंबर्स में ले रहे हैं, है ना, ओड सा ले रहे हैं। यहाँ पर पाथ डिफरेंस मिल गया अपने को 3 लैम्डा बाई 2। तो सेंटर पर कितना मिल गया, इसने इसको 3 हिस्सों में बांट लिया। चौथे नंबर पे मिलेगा ये लैम्डा बाई 2, फिर यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 लैम्डा, डेढ़ लैम्डा। करेक्ट। अब देखो इसमें 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको बांट लिया, और यहाँ पर जो P1 डैश है यहाँ पर हमें कैसी फ्रिंज मिलेगी, अब की बार हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलेगी बच्चों, ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो Bn है 3 लैम्डा बाई 2 है, और जितने भी ये 0, 4, 4 या 1, 5, इनमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगी डार्क, है ना। लेकिन जहां लैम्डा आ रहा है वहां पर कितनी हो जाएगी, जो ब्राइट। तो डार्क के बावजूद वहां पर ब्राइट भी बन रही है ना। कुछ वेवलेट्स ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रहा है। अरे भाई यहाँ जहाँ लैम्डा है वहां पर क्या बन रही है, वहां पर तो ब्राइट बनेगी, और जहां लैम्डा बाई 2 है वहां क्या बनेगी, वहां पर डार्क बनेगी, वहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर दो जगह भी अगर ब्राइट फ्रिंज बनती है तो उनसे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्राइटनेस थोड़ी बहुत वहां पर आ ही जाएगी, है ना। उतनी इंटेंसिटी नहीं आएगी जितनी ऊपर आ रही थी, थोड़ी आएगी, क्योंकि कुछ ही जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, सब जगह लैम्डा बाई 2 नहीं है ना। तो जहां लैम्डा बाई 2 है वहां पर तो इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिवली, और जहां लैम्डा है वहां पर कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिवली। तो कुछ जगह ही लैम्डा है, 0 to 8, 1 to 9, करेक्ट, 2 to 10, कुछ जगह ही लैम्डा है, तो वहां पर हमें कैसी मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो फर्स्ट मिलेगी वो P1 डैश पे मिलेगी। फर्स्ट तो कहाँ मिली थी हमें, O पे, सेंटर पे, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा
है ना, सेकेंडरी। फर्स्ट तो ये यहाँ पर मिल गया, सेकेंडरी यहाँ पर मिल गया P1 डैश पे। अब P2 डैश P2 के उधर आगे की तरफ कहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी अपने को ब्राइट मिली। अब डिफ्रैक्शन एट वेरियस एंगल्स, अब अपन अपनी मनमर्जी से अगर यहाँ पर आर्बिट्रेरी कोई एंगल लें, हमें नहीं पता कि वहां पर कितना होगा, तो देखो ये इस तरह चेंज होता जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ में आई ना कहानी? हाँ, ये ऊपर की तरफ। अब यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ मिला था? सेंट्रल पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी अपने को। उसके बाद अब यहाँ P1 पे 0, फिर P1 डैश पे उससे काफी कम इंटेंसिटी मिली थी। अब जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा, इसका मैक्सिमा जो है वो छोटा होता जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ हमें मिलेगा, उसका ग्राफ सबसे बड़ा आएगा और उसके बाद छोटा होता जाएगा, करेक्ट? हाँ, लेकिन बनेगा ऐसे ही जैसे इंटरफेरेंस में बना था, पहले ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। और ये चलता जाएगा, कुछ ही ऑर्डर के बाद में यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ये। सेंट्रल मैक्सिमा इज द ब्राइटेस्ट फ्रिंज, डिफरेंस इज नॉट विजिबल आफ्टर ए फ्यू ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 0th वेवलेंथ एंड 12th वेवलेंथ इज Bn, ये पाथ डिफरेंस की अपन ने बात कर ली थी। थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है और d क्या है, वहां पर स्लिट की विड्थ है, तो Bn हो गया d sin थीटा। सिंपल आपका जो फॉर्मूला है इस ट्रायंगल में लगा दो, तो Bn is equal to d sin थीटा आ गया। To establish the condition for secondary whenever the slit is divided into 2, 4, 6 equal parts such that the corresponding wavelets from successive regions interferes with the path difference of lambda by 2। हमें क्या चाहिए वहां पर मिनिमा, अगर हमें अचीव करना है किसी भी जगह अगर हमें मिनिमा अचीव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर लाना है सेकेंडरी मिनिमा। तो मुझे कितना पाथ डिफरेंस चाहिए, ये याद रखो, लैम्डा बाय 2 चाहिए। तो लैम्डा बाय 2 जहां जहां मिलेगा वहां पर मिनिमा मिलेगा। एक ही कहानी गा रहे हैं इतनी देर से। लैम्डा जहां पाथ डिफरेंस होगा वहां पर मैक्सिमम मिलेगा। तो जहां जहां लैम्डा बाय 2 हमें मिल जाए, ऐसी सिचुएशन रखनी है, क्यों? तभी हमें मिनिमम मिल पाएगा। अच्छा, ओके। अब nth सेकेंडरी मिनिमा चाहिए हमें, तो स्लिट को हम 2n इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, ठीक है। पहला चाहिए तो 2 पार्ट्स में, दूसरा चाहिए तो 4, तीसरा चाहिए तो 6 पार्ट्स में। तो इसी तरह अगर मुझे nth चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 2n इक्वल पार्ट में बांट दूंगा। अब इसी फॉर्मूले को जो bn y इज इक्वल टू d sin थीटा, इसी को यूज करेंगे। तो d sin थीटा 1 को लैम्डा ले लिया मैंने, d sin थीटा 2 को मैंने क्या लेना पड़ेगा? मुझे 2 लैम्डा लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमने कंडीशन लेके देखी ना अभी डायग्राम में, ठीक है। और इसी तरह nth जो होगा उसमें क्या ले लूंगा मैं? n लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना ले लेंगे? n लैम्डा। चलो अब देखो थीटा n तो बहुत छोटा है, तो साइन थीटा n को मैं थीटा n लिख दूं डायरेक्ट। तो d थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। और इससे थीटा n क्या मिलेगा बच्चों में? थीटा n मिलेगा n लैम्डा बाई d। ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन यहाँ पर अचीव हो गया n लैम्डा बाई d, करेक्ट? अच्छा, बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़े डेरिवेशंस नहीं है। अगर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए, तो स्लिट को मैं कैसे डिवाइड करूंगा? 3, 5, 7 इक्वल पार्ट्स में, है ना। और ऐसे अचीव करूंगा, ऐसे इसको यहाँ पर एंगल लेंगे कि पाथ डिफरेंस जो कितना आ जाए? लैम्डा। मैक्सिमा के लिए लैम्डा और मिनिमा के लिए लैम्डा बाई 2। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमम द स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2n plus 1 इक्वल पार्ट्स। 2n plus 1 का मतलब वही 3 ओड नंबर आना चाहिए। कितने ओड इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना चाहिए। अगेन फॉर्मूला वो का वही पुट अप करेंगे। मैक्सिमम हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2
इस तरह लाना पड़ेगा। तो 5 की जगह मैं अगर ओड नंबर लिखना चाहता हूँ तो इसको 2n+1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ 1 रखूंगा तो अपने आप 2+1 3 आ जाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 2 4+1 5 λ/2 आ जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। अब इसी को यूज करते हुए अगर अपन थीटा एन को स्मॉल लेते हुए लिखें, सेम डेरिवेशन ऊपर d थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2, थीटा एन डैश इज इक्वल टू 2n+1 λ/2d। तो ये बच्चों मेरे को एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन मिल गया, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, ठीक है। मैक्सिमा के लिए 2n+1 लेना है और मिनिमा के लिए n लेना है। बाकी तो λ/2d यहाँ पर है ही, करेक्ट। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे चले। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना बड़ा बनेगा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा तो P1 पर पहली डार्क फ्रिंज बनेगी, ये क्लियर है। अच्छा चलो, बीच में कितना बढ़ने वाला है, ब्राइट बढ़ने वाला है, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं यहाँ से। और इनके बीच का डिस्टेंस है वो मान लीजिए y1 है, क्लियर, y1 है। अच्छा, ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है, इसके भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब देखो इस ट्राइंगल, आप ट्राइंगल ले लीजिए PO, ये 6 तक, 6P1O, इसमें अगर मैं tan θ1 लूंगा तो क्या आएगा, y1 अपॉन कैपिटल डी, y1 अपॉन ये y1 अपॉन कैपिटल डी, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। अच्छा, tan θ मैंने ले लिया, और tan θ और थीटा दोनों इक्वल होंगे क्योंकि θ1 बहुत ही स्मॉल है, तो θ1 इज इक्वल टू y1 अपॉन डी, करेक्ट। अब लेंगे हम sin θ, sin θ कौन से एंगल में लेंगे, कौन से ट्राइंगल में लेने वाले हैं हम, देखो sin θ लेने वाले हैं हम ABN, यहाँ पर, यहाँ कंसंट्रेट करो, ABN। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये θ1 ही बनेगा, ये θ1 ले लिया, ये θ1 ही आएगा ना, ये इसके बीच में 90 लिखा गया, यहाँ पर 90 डिग्री का, तो ये आ गया θ1। θ1 के सामने वाली साइड लैम्डा हो गई, तो लैम्डा अपॉन डी हो गया बच्चों sin θ1। अगेन when θ1 is very small I can write it as θ1, so θ1 is equal to lambda upon d, d θ1 is equal to lambda and θ1 is equal to lambda। इस θ1 की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो, इस θ1 को ले जाके यहाँ पुट कर दो, इससे क्या होगा, इससे y1 आ जाएगा d λ/d, करेक्ट। डी लैम्डा बाई डी का मतलब हो गया हमें ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर अचीव होगी। कौन सी ऊपर वाली डिस्टेंस, OP1, ये यहाँ पर हमें अचीव होगी y1। अगर हमें फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो मैं ऐसा के ऐसा ही नीचे आएगी, तो इसको मैं क्या करूंगा, डबल कर लूंगा, करेक्ट। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ यहाँ पर मुझे अचीव हो जाएगी। Since the central maximum is spread on either side of O, the width is, that is denoted by beta naught is equal to 2d λ/d। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और पोलराइजेशन हटाने के बाद अगर यहाँ से अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो अपने को यहीं से मिलेगा, दूसरी जगह नहीं है। अब फ्रैक्शनल डिस्टेंस जो है ये क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट व्हिच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो लंबाई है, जो उसका विस्तार है, जो y1 जो है, वो y1 जो है बच्चों, वो y1 इस d के स्लिट की लेंथ के इक्वल हो जाए, स्लिट की लेंथ के इक्वल हो जाए,
y1 इज इक्वल टू डी हो जाए। जिस डी के लिए, जिस कैपिटल डी के लिए ऐसा हो जाता है, उस कैपिटल डी को फ्रैक्शनल डिस्टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टेंस, दैट इज df। क्लियर? जिस डी के लिए y1 डी के इक्वल हो जाए। चलो अब इसको निकाल लेते हैं। y1 होगी d लैम्डा बाई डी, ये आपको पता है पहले से। फ्रैक्शनल डिस्टेंस कितनी है? फ्रैक्शनल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगी? y1 इज इक्वल टू d एंड कैपिटल D इज इक्वल टू df। इसको इसमें पुट कर दो तो df कितनी आ गई अपनी? अरे भाई, इस y1 की जगह स्मॉल d लिखा और यहाँ पर इस कैपिटल D की जगह मैंने क्या लिख दिया है? कैपिटल D की जगह मैंने लिख दिया df। तो इससे df कितनी आ गई? d स्क्वायर अपॉन, इसमें d स्क्वायर अपॉन लैम्डा, d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। क्लियर? समझ में आया? चलो, if the distance d between slit and screen is less than fractional distance, फ्रैक्शनल डिस्टेंस से अगर दोनों की डिस्टेंस कम है तो वहां पर डिफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं मिलेगा। यानी कम से कम इतनी डिस्टेंस तो स्लिट और स्क्रीन के बीच में होनी ही चाहिए, अदरवाइज वहां पर अचीव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रे ऑप्टिक्स में भी रिगार्डेड एज लिमिटेड केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स में जितने भी हमें ये जो मिल रहे हैं ना इमेजेस वगैरह, ये केवल वेव ऑप्टिक्स का एक छोटा सा केस है ना। वेव ऑप्टिक्स इज मोर जनरलाइज्ड देन रे ऑप्टिक्स, ज्यादा दूर तक फैली हुई है। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव ट्रेंस कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन, दो से ज्यादा वेव जहां मिलती है उनके सुपरपोजिशन से जो फिनोमिना आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से। और डिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं? इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट। सेम वेवफ्रंट में जो सेकेंडरी वेवलेट के कारण जो सुपरपोजिशन होता है उसकी वजह से जो फिनोमिना आता है उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ होती है जो कांस्टेंट रहती है। फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो कैसे होती है? कांस्टेंट होती है। बट डिफ्रैक्शन में वेरी करती रहती है, कौन से नंबर का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरफेरेंस में तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि मैक्सिमा जो होता है, ऑल द मैक्सिमा हैव द सेम इंटेंसिटी, बट इन द डिफ्रैक्शन वी ऑब्जर्व दैट द सेंट्रल मैक्सिमा इज having most intensity and other maxima are having less intensity in comparison of the central maxima. So the maxima are of varying intensity, अलग अलग intensity. फोर्थ और लास्ट है, देयर इज ए गुड कंट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा और मिनिमा, उनमें अलग अलग साफ साफ दिख जाती है, जबकि डिफ्रैक्शन में बहुत ही पुअर कंट्रास्ट होता है। इसकी वजह क्या है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत कम है, तो जो डिफ्रैक्शन होना चाहिए वो बहुत ही कम ऑब्जर्व होता है ना। हाँ, लैम्डा बहुत कम है, इसकी वजह से उतना ज्यादा नहीं बैठ पाता, वहां पर कंट्रास्ट नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। और बच्चों, आपने बहुत बढ़िया से इसको समझा है, समझने की कोशिश की है, अच्छी बात है। और आप इसी तरह ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर ये तो टॉपिक। इसके आगे का जो पोर्शन है पोलराइजेशन, वो इस साल से अपना है नहीं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का जो कुछ भी इसमें है वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में हो, करेक्ट। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे ये देखते हुए कि हमने पूरा एकदम डिटेल में इसको पढ़ लिया था, है ना। और आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करें ताकि हम और अच्छे से इसमें परफेक्शन पा सकें और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें।
क्लास आपने पूरी अटेंड की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।